वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का इलाहाबाद का, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में खास करके ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चंस आपके इस मतलब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर में आपको बता रखा है, तो आप लोग मॉडल पेपर एक बार फिर से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बीए बीएससी खास करके बीए का पेपर था। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे 2022-23 के हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी लिटरेचर का पेपर फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी काव्य में कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आपको टाइम 2 घंटे का दिया गया था। देखिए ये जो प्रोफेसर आपकी रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होना था और 75 नंबर का आपका क्वेश्चन मतलब कि जो आपका पूर्णांक है वो है। क्लियर। तो देखिए 2 घंटे का पेपर ठीक इसी प्रकार से राम मनोहर लोहिया का भी हो सकता है लिखित टाइप का, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके पेपर लिखित होने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ये बात आप जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में मतलब लिखित में अगर पूछेगा तो हो सकता है प्रश्नों की संख्या आपकी थोड़ी कम करके पूछे, ठीक है। चले, और अगर उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन करना होगा, अगर गलत उन्होंने लिखा होगा टाइम टेबल में तो फिर उसको सुधार करके 1-2 दिनों में आ जाएगा। क्लियर। बाकी अगर नहीं सुधरता है तो फिर 2 घंटे का होगा। तो इसी प्रकार से पेपर आपका आ सकता है। नोट देखें, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए निर्देश आपसे कह रहा है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में आपको लिखना पड़ेगा। यानी जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय का, इसका सबको एक ही साथ में आपको उत्तर लिखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कह रहा है कि इस खंड के से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपका होना चाहिए। 3 नंबर का एक प्रश्न है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे अति लघु उत्तरीय से, उनमें से केवल 3 ही करने होंगे। इनमें ये प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, उसमें ऐसा नियम है। राम मनोहर लोहिया में नियम आपका है कि 10 अति लघु उत्तरीय देते हैं और 8 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय। अब जो तो ये 3 घंटे का आपका पेपर हो जाएगा। अगर 2 घंटे करेंगे तो कम कर देंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही आपके अति लघु उत्तरीय पूछेंगे। चले, पहला प्रश्न आपका आ चुका है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन है, मैंने सारे कवियों के बारे में हर एक कालखंड के बारे में आपको बताया है, आप लोगों ने जाना होगा। राम भक्ति शाखा के कवियों की बात की जाए, देखिए एक जब आप भक्ति काल में प्रवेश करते सबसे पहला काल आपका कौन सा है, वीर गाथा काल यानी आदिकाल। आदिकाल के बाद में आपका आता है भाई कौन सा, पूरब मध्यकाल, ठीक है। पूरब मध्यकाल को एक विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, पूरब मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी क्या कहते हैं, उसको भक्ति काल नाम देते हैं, ठीक है। भक्ति काल, तो हिंदी साहित्य के 4 खंड आपको पता होगा, आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो ये सारे नाम है आपके जो है ये सब किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने दिया है। और वैसे अगर रामचंद्र शुक्ला जी का नाम बताएं तो उन्होंने जो है आदिकाल बोला, आदिकाल के बाद में बताया कि पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और फिर आपका आता है आधुनिक काल, ठीक है। ये हो गया आपका समय के हिसाब से। लेकिन शुक्ला जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, इसके अलावा उन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और उन्होंने जो आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी, और इन्हीं का मान्य भी होता है अधिकतर मामलों में अगर देखा जाए तो भक्ति काल की अगर बात की है तो इसको 2 शाखाओं में आप बांट सकते हो भक्ति काल को। एक तो भक्ति हो रही थी एक प्रकार से निर्गुण भक्ति यानी कि निर्गुण शाखा, ठीक है। निर्गुण भक्ति शाखा एक हो गई आपकी और एक हो गई सगुण भक्ति शाखा। देखिए निर्गुण भक्ति शाखा के कवि जो है वो पहले नहीं आते। सगुण और निर्गुण में एक प्रकार से दोनों भक्ति काल के ही शाखाएं हैं। निर्गुण शाखा में 2 जो है शाखाएं आपकी होती हैं। निर्गुण में जैसे भक्ति काल की बात की, भक्ति काल में 2 शाखाएं आपकी हो गई, एक हो गया आपका निर्गुण, एक हो गया सगुण। अब निर्गुण की बात की तो 2 शाखाएं निर्गुण में भी आपको देखने को मिलती हैं और 2 शाखाएं सगुण में भी, ठीक है। अब निर्गुण की जो 2 शाखाएं, इनमें एक है ज्ञानासरी आपका, ठीक है। इसमें ज्ञानासरी में कबीरदास का नाम फेमस है और आपका जो प्रेमासरी इसमें आपके नाम है फेमस भाई जो है मलिक मोहम्मद जायसी, शेख निसार, कुतुबन मंझन जायसी, इन सभी का नाम आता है। इसमें खास करके आपके जायसी जी का नाम आपके पाठ्यक्रम में जायसी संकलित है और मतलब कि इसमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी से आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास संकलित है। और भक्ति काल की अगर दूसरे शाखा की मैं बात करूं सगुण भक्ति शाखा की, तो सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक में आप देखते हैं वल्लभाचार्य से लेकर के विट्ठलदास, सूरदास और उनके अष्टावक्र कवि तमाम सारे। इसके अलावा बात की जाए राम भक्ति शाखा के, तो राम अब आपसे पूछा क्या गया है, राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में पूछा गया है। तो राम भक्ति शाखा में आप देखते हैं तुलसीदास जी का नाम अग्रगण्य है। महाराज तुलसीदास जी हो गए,
रामानंद जी हो गए, अग्रदास जी हो गए, नाभादास जी हो गए, हृदय राम जी हो गए, ये सभी किस काल के कवि हैं भाई? ये सब हैं राम भक्ति शाखा के। तो पूछा क्या गया था आपसे? राम भक्ति शाखा के। तो क्या लिखेंगे? तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, नाभादास, हृदय राम। और एक समय मतलब जो है केशवदास जी ने भी, मतलब केशवदास जी भी राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है, लेकिन वो भक्ति काल में एक प्रकार समय सीमा के हिसाब से देखेंगे अगर उनको, तो रीति काल में बैठते हैं, लेकिन वो राम भक्ति शाखा से ही रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से ये आपका होगा क्लियर। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के नाम। अच्छा, रीतिबद्ध क्या है? देखिए, जो रीति काल आपका है, रीति काल की बात की जाए खास करके, इसमें भी 3 खंड है आपके रीति काल के। ठीक है, रीति काल के 3 खंडों की बात की जाए तो देखेंगे, एक है आपका रीतिबद्ध सबसे पहला, दूसरा है रीति मुक्त और तीसरा है रीति सिद्ध। रीतिबद्ध की बात की जाए, ऐसे कवि जो कि रीतियों में बंधे हुए थे, यानी कि जो एक प्रकार से रस छंद अलंकार का प्रयोग, उदाहरणों का प्रयोग करते थे भरपूर मात्रा में। एक वे थे यानी कि रीति मुक्त, यानी कि जो रीतियों को ध्यान में नहीं रखते थे, उनका जैसा मन होता था वैसा लिखते थे। और एक रीति सिद्ध की बात की जाए तो रीति सिद्ध में जैसे कि वो जो है सारी चीज़ों को जानते थे, काव्य के जो गुण होते हैं, काव्य हेतु होते हैं, काव्य प्रयोजन होते हैं, यानी कि रस छंद अलंकार, इन सभी चीज़ों को जानते हुए भी उन्होंने उन चीज़ों को ज़्यादा जटिलता नहीं बनाया और व्यवहारिक शैली में लिखने का प्रयास किया। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम। तो रीतिबद्ध काव्य धारा में नाम आता सबसे पहला केशवदास जी का। केशवदास को छंदों का प्रेत भी कहा जाता है, और इनकी एक रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया, जबरदस्ती छंदों को लगाने का प्रयास किया है उसमें ज़्यादा मात्रा में केशवदास जी ने। तो केशवदास हो गए, रीतिबद्ध काव्य धारा के चिंतामणि हो गए, चिंतामणि त्रिपाठी जी हो गए। चिंतामणि त्रिपाठी मतलब उनका पूरा नाम है। मतिराम हो गए, भूषण हो गए, इसके अलावा और भी लोग हैं, जैसे देव हो गए, मतिराम का नाम मैं तो बता दिया, पद्माकर भी इसी श्रेणी में आते हैं खास करके। ठीक है, ये सब हो गए रीतिबद्ध। रीति मुक्त काव्य धारा से बात किए तो इनका नाम आपको घनानंद, बोधा, आलम, ये सब आते हैं। ठीक है, और बात की है रीति सिद्ध कवियों की, तो रीति सिद्ध कवियों में आपके बिहारी लाल हो गए, इनका नाम सबसे प्रचलित है। तो आपके पाठ्यक्रम में रीति काल के तीनों खंडों से एक कवि संकलित हैं। रीतिबद्ध से केशवदास संकलित हैं, रीति मुक्त से आपके घनानंद संकलित हैं, और रीति सिद्ध से आपके बिहारी लाल संकलित हैं। क्लियर, ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भाई सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, विद्यापति की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। विद्यापति की बात की तो ये आदिकाल के कवि हैं विद्यापति, और मैथिल भाषा में भी इनकी रचनाएं हैं। मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है, और विद्यापति चूंकि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया। तो विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली विद्यापति की। ठीक है, ये सब बड़ी फेमस रचनाएं हैं इनकी। क्लियर, तो ये लिख देना था आपको। अगला प्रश्न, सूरदास किस भक्ति शाखा से के कवि थे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भक्ति काल का जो एक प्रकार से सगुण भक्ति शाखा है, सगुण भक्ति शाखा में जो है आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसी के प्रवर्तक बोल सकते हो आप सूरदास जी। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रकार से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, उसके प्रवर्तक भी मान सकते हो। और सूरदास जी के गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य जी के लड़के थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था, उनमें से 4 शिष्य जो थे वो सूरदास के थे, 4 शिष्य जो थे वो जो है 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। वल्लभाचार्य के ही शिष्यों में सूरदास जी जो थे वो अष्टछाप में शामिल थे, और अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान था सूरदास जी का। क्लियर, ये हो गया। अगला प्रश्न आपका है, कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीरदास भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सूरदास जी भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो कबीर की भाषा जो थी सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी माने क्या होती है? ये साधुओं के बीच में जाकर के बैठते थे, जहां पर सत्संग होता था वहां पर जाते थे, और जहीं मतलब वहां जिस भाषा में सत्संग होता था वहीं की भाषा के शब्दों को ये अपने दिमाग में बैठा लेते थे। सधुक्कड़ी और पंचमेल। पंचमेल माने होता है कि एक प्रकार से कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया। पंचमेल खिचड़ी भाषा। इसी इनकी भाषाओं में आप देखेंगे तो खड़ी बोली के शब्द भी दिखेंगे, ब्रज भाषा के शब्द भी आपको दिखेंगे, पंजाबी के कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, अवधी भाषा के भी शब्द कूट कूट कर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि राजस्थानी भाषा के भी शब्द आपको कबीर के जो है ग्रंथ मतलब कबीर के जो बीजक है, इनकी रचना जो है इनकी वाणियों का संग्रह है, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित करवाया, तो उसमें आप देखेंगे कि मिल जाएगी। क्लियर, तो ये कबीरदास के बारे में होगा। तो ये सब प्रश्न आपके कितने हल्के पूछे गए थे, और आपको बता दूं इन सभी प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मैंने बताया, सबका सब आया हुआ था। अब खंड बा की बात कर लेते हैं। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। इस खंड से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 225 शब्दों में देना है, और 9 नंबर का एक प्रश्न, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 प्रश्न ही करने हैं और बाकी प्रश्नों को छोड़ देना है। अगला प्रश्न आपका है कि जायसी की विरह अनुभूति का वर्णन कीजिए।
जायसी की विरह अनुभूति के बारे में आपसे पूछ रहा है, इनके बारे में भी मैंने बताने का प्रयास किया है। आप एक बार जाकर के जो जायसी का जो आपके पाठ्यक्रम में रचना संकलित मतलब जायसी की जो पद्य संकलित है मानसरोदखंड, उसको मैंने पूरा व्याख्या पढ़ा रखी है। हर एक चैप्टर की व्याख्या मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट, चाहे 2022 वाली चाहे 2023 की प्लेलिस्ट है, दोनों में आपकी वो जो है व्याख्याएं संकलित हैं, आप उनको देख लेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, आप आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तर्क दीजिए। बिल्कुल कहा जाता है। इनकी रचना छंदों का अजायब घर कहलाती रामचंद्रिका, और उसमें जबरदस्ती छंदों का प्रयोग किया गया है। रीतिबद्ध धारा से थे तो रस, छंद, अलंकार और इन सभी का प्रयोग खूब कूट कूट कर अपनी रचनाओं में करते हैं। बहुत सारे छंदों का प्रयोग है, इसी कारण से कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, गोरखनाथ के अनुसार मन की चंचलता कैसे समाप्त होगी भाई? तो इनके अनुसार मन की चंचलता समाप्त करने के भी मैंने उनके जो है जो आपके मतलब पाठ्यक्रम में संकलित इनके दोहे हैं उसको भी मैंने बताया है, उसमें मैंने समझा दिया था। अगला प्रश्न आपका, विद्यापति भक्त है मतलब विद्यापति भक्त है अथवा श्रृंगार के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। विद्यापति भक्त है कि श्रृंगार के कवि हैं, ये आपको बताना था। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विद्यापति के काव्य श्रेष्ठों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, महादेवी वर्मा के काव्य में विरह अनुभूति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। और विरह अनुभूति की बात हो और महादेवी वर्मा जी का नाम सामने ना आए, ठीक है, घनानंद का नाम सामने ना आए, तो फिर बेकार ही बात है। मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर स्पंद बसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झड़ी मछली, ठीक है, महादेवी जी की ही रचनाएं हैं। तो ये एक प्रकार से इनकी विरह अनुभूति बड़ी जबरदस्त है। आप कभी पढ़ेंगे, मैंने इनकी रचनाओं के बारे में आपको बता रखा, तो आप एक बार जरूर रचनाओं को देख लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पदों की प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। कौन कौन से पद हैं आपको दिए गए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। व्याख्या करने को पहला पद आपको दिया गया है कि आदेश देसिबा देश बिचरिबा। अब इसको अगर मान लेते हैं, इसको कहते हैं आदेख देखबा देख बिचरिबा, आदि सिट रखिबा चिया, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाइबा, तहां विमल जल पिया। इसकी व्याख्या मैंने खूब विस्तार से आपको बताई है, पूरा का पूरा व्याख्या बता दी है। ये गोरखनाथ की है रचना, मतलब गोरख बानी से, तो आप इसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या मैंने बताई है। अथवा करके आपको दिया गया था, मान लेते वो नहीं आपको पता तो ये उसके स्थान पर कर सकते हो। सतगुर समान को सगा, सोधी सही न दाति, हरजी सामन को हितो, हरिजन सही न जाति। कबीरदास की जो है दोहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया, इसकी व्याख्या बताई है। तो कबीरदास वाली व्याख्या आप देख लीजिए, गुरुदेव को अंग, ठीक है, बीरो को अंग, सभी की व्याख्या बता दिए। तो आप सारी व्याख्या एक बार देख लें, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं, आप वो वीडियो अवश्य देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा मतलब कि अगला प्रश्न आपका, फिर चित्त उत ही रहा तू, कि फिर चित्त उत ही रहा तू, टूटी लाज किलाओ, अंग अंग छवि झौर माए, और भयो भौर की नाव। फिर चित्त उत ही रहा तू, टूटी लाज किलाओ। ये जो है खास करके बिहारी लाल का दोहा है, ठीक है, कि फिर चित्त उत, यानी एक नायक है एक नायिका है, नायिका कहती है अपने सखी से कि सखी, जब से जो है मैंने नायक से एक प्रकार से मिली हूँ, नायक से तब से जो है, और नायक से जब मिली मैं तो क्या तभी से हमारा जो चित्त है, चित्त माने मन है, फिर पर मैंने दौड़ दौड़ करके वहीं पर घूम रहा, उन्हीं की आरी बगल, उन्हीं से मिलने के लिए आतुर हो रहा है। फिर चित्त उत ही रहा, तो मतलब कि चित्त जो है हमारा मन जो है वो बार बार उसी, चूंकि इसकी व्याख्या मैंने नहीं बताई थी इसलिए मैंने सोचा इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बता दी जाए, और साथ बताई भी हो, आप देख लीजिएगा बिहारी का, लेकिन मैंने सोचा शायद नहीं बताया है, बाकी बिहारी का पूरा बताया था। ये दोहा शायद आया था कि नहीं आया था मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बताया तो मैं इसको सुन लीजिए। फिर चित्त उत ही रहा, तो नायिका कहती है कि हमारा चित्त जो है बार बार नायक के पास जाकर के उन्हीं के चौतरफा मंडरा रहा है। कब से? टूटी लाज की लाव, जब से हमारी लाज की जो लाव है वो टूटी है। लाव माने होता है लाज की डोरी, ठीक है, लाव माने डोरी, यानी लाज की जो डोरी थी वो हमारी टूट गई है। डोरी का तात्पर्य यहां से अभी आगे चल करके अगली लाइन में आपका पता चलेगा। तो यहां पर कहती है कि टूटी लाज के, यानी जब से एक बार मैं नायक से मिली हूं अपनी लाज की डोरी को तोड़ करके, यानी अपनी लाज की जो डोरी थी, अपनी लज्जा को त्याग करके जब से मैं नायक से मिली हूं तब से उनसे दोबारा मिलने का बहुत बार मन कर रहा है। इस प्रकार से फिर चित्त उत ही रहा, तो हमेशा उसी में चित्त लगा रहता है, मन लगा रहता है, और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, ठीक है। देखें आगे बढ़ते, अंग अंग छवि झौर में, भयो भौर की नाव, मतलब अंग अंग छवि झौर, यानी एक प्रकार से अंग अंग जो है उन्हीं से मिलने के लिए या उन्हीं के लिए एक प्रकार से आतुर है। छवि झौर मैं भयो,
मैं भयो मतलब जिस प्रकार से, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया कि भंवर की नाव, जिस प्रकार से जब आप जो है किनारे जब कोई नाव जो होती है रस्सी से बांधी हुई होती किसी पर, जैसे जब नाव लोग लेकर के आते हैं व्यापारी लोग, तो क्या करते हैं कि वो एक खूंटा होता है नदी किनारे बड़ा सा, उसमें बांध देते हैं अपनी नाव रस्सी में, और जब वो रस्सी जो होती है प्रेम रूपी रस्सी या लाज रूपी रस्सी कहेंगे यहाँ पर, वो रस्सी जब टूट जाती तो नाव जो होती है वो बहने लगती है और कहाँ पर चली जाती है, मझधार में, बीच में चली जाती है। और जिस प्रकार से जब नाव मझधार में चली जाती है रस्सी टूटने के बाद में, तो फिर वो किनारे को नहीं आने की देखती है, उसी मझधार में, उसी भंवर में घूमती रहती है। हे सखी मेरा भी कुछ इसी प्रकार से हाल है, जिस प्रकार से उस रस्सी के खुलने से उस नाव रूपी जो नाव है वो जिस प्रकार से भंवर में चक्कर काट रही है, ठीक उसी प्रकार से मैं प्रेम के मतलब उसमें फंस करके प्रेम रूपी समुद्र में, ठीक है। देखें तो अंग अंग छवि झौर झौर में भयो भंवर की नाव, यानी इसी प्रकार से कहते हैं कि जिस बार मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि नाव जिस प्रकार से रस्सी टूट जाने के बाद में, ठीक उसी प्रकार से एक स्त्री की अगर लाज की जो रस्सी टूट जाती है तो फिर उसी प्रकार से वो नायक के इर्द गिर्द घूमती रहती जिस प्रकार से भंवर में नाव। क्लियर, आगे बढ़ते अथवा करके आपको दिया गया है, बिहारी लाल का दोहा है वो। अगला आपका है कि गोरी गोरी सौंधी सौंधी, गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज, और बदरा पानी दे। बदरा पानी दे ये धर्मवीर भारती की रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, खास करके उसमें है रज्जू भैया में रचना संकलित है। अगला आपको दिया गया है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ये रचना लिखी है भाई, ये रचना पटकथा में है, और पटकथा में रोटी और संसद शीर्षक से एक कविता है, ठीक है। रोटी और संसद आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, धूमिल की रचना है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की, बड़ी जबरदस्त रचना है। ओके, तो ये आपकी पूछी गई थी। अगला प्रश्न आपका अथवा करके पूछा गया था, क्यारी क्यारी गूंज, मतलब ये आप कर सकते हैं सुदामा प्रसाद पांडे वाला तो वो कर दीजिए, नहीं तो ये कर सकते हो, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वाला नई फसल में बोओगे क्या चीज, बदरा पानी दे, ये भी धर्मवीर भारती का ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रचनाएं आपकी पूछी गई थी, मतलब व्याख्या के लिए। आगे देखते हैं खंड सा। खंड सा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे आपसे कह रहा है नोट में कि इस खंड से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 15 नंबर, मतलब 15 अंक है, ठीक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि गोरखनाथ की काव्यगत विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उस प्रश्न को एकदम ध्यान रखिए, गोरखनाथ वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर अपने समय के सामाजिक एवं धार्मिक पाखंड एवं कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, तर्क युक्त उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही है, ऐसा कबीर करना मतलब कर रहे थे। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पद्मावत महाकाव्य में नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय है, सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निश्चित तौर पर बिहारी प्रतिनिधि कवि के रूप में आते हैं। तो ये इतने प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये खाली रीतिकाल और उससे है, और आधुनिक काल से एक दो प्रश्न आपके छिटपुट आए हुए हैं, बाकी सारे के सारे आपके वही से मतलब रीतिकाल और आदिकाल और आपके भक्ति काल से ज़्यादा प्रश्न, ठीक है। क्लियर हो गए। तो रीतिकाल और भक्ति काल से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। ये भी जो है आपका क्वेश्चन पेपर है भाई, प्रोफेसर रज्जू भैया, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, अब जो है ये लिखित वाले जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यह चैप्टर मतलब कि यह पेपर। तो आप लोग जो है, और इससे पहले 2022 वाले भी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं हर एक यूनिवर्सिटी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, चाहे डीडीयू की हो या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय का हो। और डीडीयू का राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, सोहेल देव का, और ये आपका रज्जू भैया का, ये तीनों पेपर मैंने आपके चैनल पर अभी 2023 के साल करवा दिए, तो इन सभी को देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। ओके, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों ने अभी जो है एक प्रकार से उसकी क्लास यानी कि हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर था वो डीडीयू का जो है 201 वाला, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया, आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, चलें फिर, और भी जो कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो आप हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, 9161 93 60 62 व्हाट्सएप पर आप कर दीजिएगा। हम आपको जो है एक प्रकार से क्या कर देंगे, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आपकी यूनिवर्सिटी का होगा किसी के, 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप जो है सेंड कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।